इनफर्टिलिटी के काजेज़। लोग पूछते हैं कि इनफर्टिलिटी की जो काजेज़ है, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इस तरह नहीं होती कि ये फीमेल की वजह से होंगी। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये ओनली ड्यू टू फीमेल। नो नो, इट इज़ नॉट द आंसर ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में दोनों का किरदार है, मेल का भी है और फीमेल का भी है। हो सकता है कि 100% फीमेल का काजेज़ हो, या मेल का हो, या 50-50 हो, या 75% 25% हो। तो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने से पहले आपको चाहिए इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस है। अभी हम डिस्कस करते हैं वो कंडीशन जो मेल और फीमेल में कंबाइन होती है। एक तो मेल के साथ रिलेटेड होती है और दूसरा फीमेल के साथ रिलेटेड होती है, लेकिन एक किस्म की वजूहात है, काजेज़ है जो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं। वो कौन कौन सी है, उसका तरीक़ा इलाज या इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करेंगे। तो पहले नंबर पे है हार्मोनल काज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो फीमेल की जो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोलैक्टिन, ये वो हार्मोन है जो इनफर्टिलिटी की काज बन जाती है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन अगर फीमेल के इनफर्टिलिटी काजेज़ है तो पहले नंबर पे ये टेस्ट करानी होगी, हार्मोनल टेस्ट करानी होगी। मेल की अगर आप हार्मोनल एनालिसिस कर सकते हैं तो टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन जो कहते हैं हम, इसका टेस्ट एनालिसिस करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हमारे साथ है क्रोमोसोमल। इनफर्टिलिटी की जो कंबाइंड काजेज़ है, इसमें है क्रोमोसोमल चेंजेस। क्रोमोसोमल मीन जेनेटिक चेंजेस। जेनेटिक वो चेंजेस होती है क्रोमोसोम में हो सकते हैं। क्रोमोसोम मीन कि सेक्स क्रोमोसोम में होती है, और वो क्रोमोसोम मेल में XY होती है और फीमेल में XX होती है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि अगर फीमेल की X के साथ मेल का X कंबाइन होता है तो फीमेल बेबी पैदा होगा, और अगर फीमेल का X मेल के Y के साथ कंबाइन होता है तो आने वाला बच्चा मेल होगा। तो इस तरह क्रोमोसोम में चेंजेस, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन चेंजेस को कहते हैं सडन चेंजेस इन क्रोमोसोम जेनेटिक मेकअप। इसकी जो हमारे साथ तरतीब होता है, जो ऑर्डर होती है, इसमें या डिलीशन होते हैं या एडिशन होती है, तो इसकी वजह से क्रोमोसोमल चेंजेस होती है। इसका भी आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे साथ एज का बड़ा फैक्टर है कि मेल और फीमेल। देखो, अगर फीमेल का एज 18 में है तो इसका हार्मोन्स रेगुलर फॉर्म में होगी, इसमें फॉलिकल्स मैच्योरिटी रेगुलर फॉर्म में होगी, ज़्यादा होगी। और अगर ये 40 एज तक हो जाए तो 40 एज में फिर फॉलिकल्स भी पूरी तरह स्टिमुलेट नहीं होंगे, इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर होगी, इसमें स्ट्रेस हार्मोन होगी, बहुत से अदर काजेज होगी। तो जितना एज बढ़ता जाता है, इस तरह हार्मोनल चेंजेस और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं और फॉलिकल जी मैच्योरिटी होती है, और फॉलिकल का मेल का जो एज बढ़ती जाती है तो इसमें टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाती है। इसकी वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें कमी आती है। तो इनफर्टिलिटी में एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 4 नंबर पे हमारे साथ है इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का मतलब ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है। अगर इसकी जो काम है और वो काम पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं होती तो इसको कहते हैं इनसफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, अगर मेल के टेस्टिस है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, फीमेल की ओवरी में ओजेनेसिस होती है। तो अगर ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस सही तरीके से नहीं होती तो इसको कहती है इनसफिशिएंसी। या ये हार्मोनल इनसफिशिएंसी हो या स्ट्रक्चर इनसफिशिएंसी हो, ये ट्रॉमा की वजह से हो या कहीं और कुछ प्रॉब्लम से हो, तो इसको कहते हैं इनसफिशिएंसी। डैमेज मीन ट्रॉमा। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी में ट्रॉमा और डैमेज हो, या फिलिपिन ट्यूब में हो, या यूट्रस में हो, या सर्विक्स में हो, या विजाइनल कैनाल में हो। इस तरह अगर मेल के टेस्टिस में, वेस्ट डिफरेंस में या यूरिथ्रा में कोई डैमेज हो तो भी इनफर्टिलिटी काज हो सकता है। और वेट तो दोनों में हो सकती है। वेट गेन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वेट गेन एक ऐसा मसला है जैसे वेट गेन होता है तो वेट गेन के साथ क्या होता है, बॉडी में फैट्स जमा होते हैं। फैट्स क्यों जमा होती हैं? जो हम खाना खाते हैं इसका थोड़ा मिकदार बॉडी यूज़ करती है एनर्जी में, और बाकी जो बच जाती है वो बॉडी स्टोर कर जाती है, और जब ये स्टोर होती है तो ये कन्वर्ट होती है फैट्स को। ये फैट्स हर एरिया में, बॉडी के हर एरिया में जमा होती हैं।
तो इस तरह ओवरी में भी जमा होती है और बॉडी की मुख्तलिफ आर्गन्स में भी जमा होती है। तो वेट गेन दोनों के लिए ये नुकसानदेह भी है और ये कंबाइन काज ऑफ इनफर्टिलिटी है। तो अगर वेट गेन है तो वेट को कम करना होगी। वेट को किस तरह कम करना होगी? ये लाइफस्टाइल से आप वेट को कम कर सकती है। कैसे? देखिए, अगर आप दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा खाना खाते हैं तो उसको हाफ करो। अपनी लाइफ में एक्सरसाइज शामिल करो। अपनी लाइफस्टाइल में जो खाना खाते हैं आप, इसमें शुगर की मकदार कम करो। इसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो कम करो। अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह बनाओ कि आप एक्टिव हो। मतलब ये है कि 24 घंटे में आप कम से कम 1 आवर या शाम के टाइम या सुबह के टाइम आप वॉकिंग करो या रनिंग करो या कोई गेम करो। तो इस तरह इस लाइफस्टाइल के साथ आपका वेट कम होगा। वेट कम होने से आपका जो इनफर्टिलिटी का मसला है वो भी हल होगा। क्लास में हम डिस्कस करते हैं हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिस पे हमारी बॉडी डिपेंड होती है और ये मुख्तलिफ सिचुएशन में सिक्रीट होती है और मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी को, हमारी जिस्म को कोई इस तरह सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जांपल फियर, खौफ का समा हो या फ्लाइट या दौड़ने का समा हो, आप कहीं सांप देखो, सांप को आप डर जाते हैं, तो बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? बाज़ दफ़ा आप बहुत ज़्यादा खुश होती है तो खुशी के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इस तरह अगर आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपका मूड ऑफ है, आप अपसेट है, तो इसमें कौन सी हार्मोन रिलीज होती है? तो इस हार्मोन का एक्शन होता है और बॉडी इसके मुताबिक रिएक्शन करता है। तो इनफर्टिलिटी और इर्रेगुलर पीरियड्स में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी मुख्तलिफ हार्मोन्स मुख्तलिफ सिचुएशन में सिक्रेट करते हैं और इसमें ज़्यादातर हार्मोन जो है ये हैप्पी हार्मोन है, तो हम ये पीरियड्स इर्रेगुलर नहीं होंगे। इस तरह इनफर्टिलिटी के जो माइनर काजेज है वो भी इससे ठीक होंगी। वो हार्मोन कौन कौन सी है? तो वो हार्मोन है, एक को कहते हैं हैप्पी हार्मोन और दूसरे को कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। हैप्पी हार्मोन में एक है सेरोटोनिन, दूसरे नंबर पे है डोपामिन, तीसरे नंबर पे एंडोर्फिन और चौथे नंबर पे है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन कब रिलीज होता है? ये हार्मोन फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राउंड में हैं, गेम खेलते हैं, तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर आपने एक काम पूरा किया, कंप्लीट किया, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। आपने रिवार्ड हासिल किया, किसी ने आपकी तारीफ की और आपको रिवार्ड दिया, अवार्ड दिया, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। आपने किसी को मदद किया, हेल्प किया, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन जब रिलीज होती है, खुशी का हार्मोन, इसलिए इसको कहते हैं कि ये आपके बॉडी को खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है, तो इसको इसलिए हैप्पी हार्मोन कहते हैं। ये आपको सेटिस्फेक्शन देता है। तो सेटिस्फेक्शन, जब बॉडी को सेटिस्फेक्शन होता है तो बॉडी में अगर माइनर चेंजेस होती है और उस माइनर चेंजेस से इरेगुलर पीरियड्स होती है या इनफर्टिलिटी होती है, तो ये भी ठीक हो जाती है। अच्छा, इसके बरकस हमारे साथ स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, इसको कहते हैं कॉर्टिसोल। ये प्राइमरी हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है और बॉडी को सैड मूड में ले जाती है। तो ये कब रिलीज होता है? ये कन्फ्यूजन स्टेट में रिलीज होती है। आपको कन्फ्यूजन है, आप दो सिचुएशन के दरमियान कन्फ्यूज है कि आया मैं ये काम करूं या ये दूसरा वाला करूं। इस तरह बहुत सी सिचुएशंस होती है जो इकोनॉमिकल सिचुएशन होती है, इस तरह सोशल सिचुएशन होती है, फिजिकल सिचुएशन होती है और मेंटल सिचुएशन होती है। हेल्दी हम किस बंदे को कहेंगे? अगर एक पर्सन है और इसमें डिजीज़ नहीं है तो हम इसको हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। उस वक्त तक जब इसको मेंटली, सोशली, फिजिकली और इकोनॉमिकली वेल बीइंग हासिल नहीं है तो इसमें डिजीज़ है, ये हेल्दी पर्सन नहीं है। हेल्दी पर्सन वो है कि वो मेंटली, फिजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली वेल बीइंग इसको हासिल है, तो इसको हम कहते हैं हेल्दी पर्सन। तो अगर ये सिचुएशन है तो हमारे साथ ये सिचुएशन नहीं होगी। तो इस तरह हमारी बॉडी में मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज होती है। उस हार्मोन्स को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को शामिल करें। एक दूसरे नंबर पे अपने लाइफस्टाइल में किसी को हेल्प करने का आदत बना लें। किसी को जो भी हाजत है इसका हाजत पूरा करो। तीसरी नंबर पे ग्राउंड में गेम खेलो। चौथी नंबर पे रिवार्ड हासिल करो, अवार्ड हासिल करो। कोई इस तरह काम करो कि लोग आपकी तारीफ करें, आपको अवार्ड मिल जाए, आपको रिवार्ड मिल जाए। तो आपकी बॉडी में ये मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज होगी और इस हार्मोन से आपका मूड फ्रेश होगा, आपका मूड सेटिस्फाइड होगा
और इस तरह एक्टिविटी अपने लाइफस्टाइल से निकालो। कौन सी? सेडेंट्री लाइफ मीन कि आप सारा दिन सारी रात आप लेटे या बैठे हो, तो इसको निकालो। बहुत ज़्यादा खाना या स्वीट डिश जो कार्टिसोल हार्मोन है, अपने आप को हमेशा क्लियर रखो। क्लियर मीन कि एक सिचुएशन है, दो प्रॉब्लम है, तो इस हल करने की कोशिश करो। इस तरह अगर आप सोल्यूशन की प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे नज़र रखें तो प्रॉब्लम खुद ब खुद हल हो जाएगा और आपके बॉडी में कार्टिसोल रिलीज़ नहीं होगा। तो ये कुछ सिचुएशंस थी जो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आई थी कि इरेगुलर पीरियड्स क्यों आते हैं। किसी के 12 साल से बच्चे नहीं होती, किसी के 10 साल से नहीं होती, किसी की प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, किसी की सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। तो ये सब ज़्यादातर डिपेंड होती है हमारी लाइफस्टाइल पे। तो लाइफस्टाइल पे मैं एक डिटेल वीडियो फिर अपलोड करूँगा कि हम लाइफस्टाइल को किस तरह अरेंज करें, हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में या वर्किंग आवर्स में, और या अगर हम कपल्स है किस तरह हम ये मैनेज कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।